पेज 83 पे आए। अच्छा, एक तो हमने ये पढ़ा था कि वो नौकरी करने को मान नहीं रहा था, उसको नौकरी करने के लिए मनाया, एग्रीइंग इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। फिर अगला हमने ये पढ़ा था कि उसे नौकरी की किसी कंडीशंस के ऊपर मनाया। और तीसरा पढ़ा था हमने कि वो नौकरी से निकाला और वो मान नहीं रहा था, निकालने के लिए उसको पैसे दिए। और चौथा ये पढ़ा था कि प्रोविडेंट फंड में जितना एम्प्लॉयर का हिस्सा है, यानी इस बास्केट में एम्प्लॉय भी पैसे डालता है, एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है, तो जितने एम्प्लॉयर ने पैसे डाले उस हद तक जो एम्प्लॉयर ने उसको सरप्राइज दिया है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, एम्प्लॉय का हिस्सा नहीं। बहरहाल इसको अमेरिकन में देखेंगे। और पॉइंट 2 और 5 एक ही चीज थी। अच्छा, पॉइंट 3 को जरा पेंडिंग पे डालेंगे हम, इस पे टाइम लगेगा, है तो एक लाइन लेकिन समझने पे थोड़ा टाइम लगेगा। पॉइंट 4, नो रिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंस पेड व्हेन एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। अच्छा, ये पूरे लॉ के अंदर वाहिद ऐसा चैप्टर है जिसमें पेज 85 जिसमें सिरे से खर्चा माइनस ही नहीं कर सकते, सिरे से खर्चा माइनस ही नहीं कर सकते। तो ये वाहिद ऐसा चैप्टर है जिसमें डिडक्शंस अलाउड ही नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी में होता था रिपेयर अलाउंस, इंश्योरेंस, जैसे कैपिटल गेन में होता था कमीशन वगैरह, कॉस्ट ऑफ शेयर्स वगैरह माइनस कर लेते थे। तो इस चैप्टर के अंदर सिरे से खर्चे माइनस करने की इजाज़त ही नहीं है। मिसाल के तौर पे सर आसिफ प्रिंसिपल साहब वो कहते हैं जी आप मुझे साल का दे रहे हैं 30 लाख रुपया, अब कॉलेज आने के लिए मुझे कपड़े वगैरह प्रेस करवाने पड़ते हैं, जूते वगैरह पॉलिश करवाने पड़ते हैं, तो ये मेरा खर्चा होता है कॉलेज आने के लिए। ये सारे खर्चे माइनस करने की इजाज़त, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंस पेड बाय एन एम्प्लॉई अंडर द हेड सैलरी। क्या कहते हैं आप, वो लशपश कहते हैं, अपने आप को लशपश रखना। लशपश अगर अपने आप को एम्प्लॉय ने रखना हो तो उसके जितने खर्चे हैं वो माइनस करने की इजाज़त, तो लिख लें लशपश एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। तो अपने आप नया सूट खरीदा, ले जी मैंने तो नया सूट इसलिए खरीदा है कि मंडे को मैं दफ्तर आता, तो एम्प्लॉयर कहेगा भाई ठीक है, लेकिन लॉ में कर कहेगा ये खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो LUSH PUSH लशपश। ओके, पॉइंट नंबर 5, ये वाहिद ऐसा चैप्टर है मोहतरम जिसमें खर्चे नहीं माइनस हो सकते, नो डिडक्शन। पूरे लॉ में वाहिद ऐसा चैप्टर है। बल्कि यार इस प्रोविजन की ज़ियारत करने आए लोग दूर दूर से, आना भाई जरा जल्दी आए, जल्दी आके ज़ियारत करके चले जाओ, हिम्मत करो, जल्दी करो, उठो उठो उठो, इस प्रोविजन की ज़ियारत करो, आंखों से ज़ियारत, चलो जाओ। ये इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। पॉइंट 5, किस इलाके से आए हो? दीर से आए हैं ज़ियारत करने के लिए, लेवल चेक करें पॉइंट 4 की। अच्छा जी, एन अमाउंट लोअर अपर हायर। अच्छा, एन अमाउंट शेल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इफ इट इज पेड। इसमें 2-3 बातें हैं, इनको जरा गौर से आपने समझना है। अच्छा, कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर जॉब करे यूफोन में, तो तनख्वाह उस इंजीनियर को यूफोन भी दे सकते हैं एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर। यूफोन के शेयर्स मैंने आपको बताया था पीटीसीएल ने खरीदे हुए हैं, तो पीटीसीएल कहे यार ये इंजीनियर तो बड़े काम के, जरा महीना हमारे पास भेज दो, तो फिर एम्प्लॉय पे करेगा या एम्प्लॉयर तनख्वाह पे करेगा या एम्प्लॉयर का जानने वाला। और बैठो भी क्लास सिस्टम। और तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हुकूमत कहे कि ये इंजीनियर हमारे पास भेज दो, ये इंजीनियर है बलाए, हमें 3 महीने के लिए चाहिए। अब उस 3 महीने की तनख्वाह कोई थर्ड पार्टी पे करेगी, थर्ड पार्टी से मुराद है वो इसका एम्प्लॉयर नहीं होगा। हुकूमत, तो मैंने मिसाल के तौर पे लिख दिया, पेप्सी लिख लें, जो मर्जी लिख लें, तो हुकूमत ने बुला लिया इस बंदे को, यार 2-3 महीने हमारे पास आके नौकरी करो, तो तनख्वाह तुम्हें हम देंगे। तो मोहतरम मुझे बताएं, पहली सूरत में किसने तनख्वाह दी? एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर ने। दूसरी सूरत में एम्प्लॉयर के जानने वाले ने। और तीसरी सूरत में किसी अंडर एन अरेंजमेंट विद द
उसने फिर एम्प्लॉयर के साथ अरेंजमेंट किया हुआ था कि मोहतरम ये जरा बंदा थोड़ी देर से के लिए हमारे पास भेज दो। एम्प्लॉयर कौन है वैसे इसका असली, किसी को पता है एम्प्लॉयर असली कौन है? यूफोन। तो अब आ जाओ तीनों, तो बताएं तनख्वाह देने वाले, इस रो में तीनों तीन की जगह बना दें, बेशक बाहर निकल के बना दें जैसे भी बनानी है। तो मुझे बताएं तनख्वाह देने वाले कितने किस्म के हैं? तीन किस्म के। या एम्प्लॉयर तनख्वाह दे दे, या एम्प्लॉयर का जानने वाला तनख्वाह दे दे, या फिर कोई थर्ड पार्टी तनख्वाह दे दे। तीनों सूरतों में समझा जाएगा एम्प्लॉय को तनख्वाह मिल गई। ये लफ्ज़ एक लिखा हुआ ना बाय, तो तनख्वाह देने वाले जो मर्जी हो। अच्छा, और यार ये कल भी बात हुई थी, तनख्वाह पुराना एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं और फ्यूचर एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं, फ्यूचर एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं। अच्छा यार ये दोनों तो हैं बाय। अब हम बात करेंगे टू की। टू का क्या मतलब है? तनख्वाह मिल किसको रही है? उधर तो देने वाला कौन है, इधर क्या है? मिल किसको रही है। अच्छा, तनख्वाह आप या तो एम्प्लॉय को दे दें, रशीद को दे दें। रशीद नहीं आया तो आप ऐसा करें, रशीद का बेटा बुला लें। बेटा जरा ना, अब्बू लगता है बीमार है, इस महीने की तनख्वाह बेटा तुम ले जाओ, अब्बू को दे देना, वही ये याद रखना। तो रशीद के बेटे को दे दें, या फिर आप रशीद के दोस्त को दे दें। रशीद को फोन करें, रशीद क्या हाल है जी, मैं बीमार पड़ा हूँ, बेटे के पेपर है। अच्छा चलो अपने किसी दोस्त को भेज दो, वो तनख्वाह लेके चला जाए। तो वो तनख्वाह लेके जाके रशीद को दे देगा। तो तनख्वाह हैंड ओवर किस किस को की जा सकती है? तो समझा जाएगा तनख्वाह दे दी गई। सिंपल सिंपल सी बातें। या एम्प्लॉय को तनख्वाह दे दें, या एम्प्लॉय के जानने वाले को तनख्वाह दे दें। रशीद के बेटे को, बाटा नहीं लिखना, रशीद के बेटे को तनख्वाह दे दें, या रशीद के DOST को तनख्वाह दे दें। डिप्टी डायरेक्टर, दोस्त। लेकिन इसके लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा विद द एम्प्लॉय, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में वो बंदा पैसे लेके भाग जाए। तो एम्प्लॉय आपसे एग्री करेगा कि यार मैं इस बंदे को भेज रहा हूं तो इसको तनख्वाह दे दें। अच्छा जी, तनख्वाह देने वाले कौन हैं ये इधर डिस्कस हो रहा है, तनख्वाह लेने वाले कौन हैं ये इधर डिस्कस हो रहा है। तनख्वाह देने वाले कौन हैं? एम्प्लॉयर दे दे, एम्प्लॉयर का एसोसिएट दे दे, थर्ड पार्टी दे दे। फारिग करें, साथ साथ याद करें, एम्प्लॉयर दे दे, एम्प्लॉयर का एसोसिएट दे दे, थर्ड पार्टी दे दे, पुराना एम्प्लॉयर दे दे, फ्यूचर एम्प्लॉयर दे दे। और तनख्वाह मिलेगी किसको? एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय के एसोसिएट को, या किसी थर्ड पार्टी को। ओके। अच्छा ये जी इसका न्यूमेरिकल करना है। अगला पॉइंट है गोल्डन हैंडशेक। असल में जो गोल्डन हैंडशेक के पैसे होते हैं ना, जब एम्प्लॉय को मिलते हैं तो ये पैसे बड़ी हैवी अमाउंट होती है अक्सर। तो इसलिए इसमें लॉ मेकर आपको कह रहे हैं कि अगर आप चाहो तो गोल्डन हैंडशेक के पैसों पे सेपरेट रेट लगा दो। गोल्डन हैंडशेक के पैसों पे सेपरेट रेट लगा दो, ताकि गोल्डन हैंडशेक पे आपको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। तो उसकी एग्जांपल करते हैं अगले सफ़े के ऊपर। नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको देखने की जरूरत नहीं। ओके। Mr. Azhar is an employee of ABC company. He has provided you the following details for tax year 2011. His basic salary is 40,000 per month. DNS allowance, महंगाई allowance is 2,000 per month and house rent allowance is 20,000 per month. हमने कहा था सारे allowances सैलरी में ऐड होते हैं। He retired on अप्रैल 30, 2011। अप्रैल 30, 2011 को रिटायर हो गया। तो मुझे बताएं, अगर अप्रैल 30, 2011 को रिटायर हो गया तो फिर कितने महीने काम किया होगा हमारे साल, और ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? टैक्स ईयर सवाल में नहीं लिखा हुआ। टैक्स ईयर कौन सा होगा? 30/11 वाला। तो 30/11 वाले साल में कितने महीने काम किया होगा? मई जून काम नहीं किया, मई जून काम नहीं किया। तो 30/11 के साल में होश के नाखुन ने 10 महीने काम किया होगा। यकम जुलाई 2010 से टैक्स ईयर 2011 शुरू हो गया होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो कितने महीने काम किया इसने 30/11 के साल में? 10 महीने। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट अमाउंट टू ₹9.5 लाख। जब वो रिटायर हुआ तो जान नहीं छोड़ा था, एम्प्लॉयर ने जान छुड़ाने के लिए बोले उसको कितने पैसे दिए? 9,50,000। छोड़ें आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है। चलें जी यहाँ तक सॉल्व करें। बस ठीक है, अब कैमरा उधर मत लेके जाओ, बुक्स बाय कर ली नहीं है लोगों ने। इनकम फ्रॉम सैलरी हमने कैलकुलेट करनी है। बोलें जी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 9, 10 मंथ्स।
कितना आ गया 4 लाख। आगे बोले डियरनेस अलाउंस कितना है 2000 पर मंथ जी, कितना आ गया 20,000। आगे बोले हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ जी, सवाल साथ साथ देख नहीं रहे, अगर ऑनलाइन वाले और बुक नहीं बाई की तो ऐसे अपना नुकसान कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं इन चीज़ों का जी। मोहतरम 2 लाख। अब कैमरा नहीं उधर जाया करेगा। अच्छा यार ऐसे ही ना इधर एक सब टोटल सा कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही एक सब टोटल सा कर रहा हूँ, कितना 6,20,000। इसमें गोल्डन हैंडशेक अभी शामिल नहीं है। ओके अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें गोल्डन हैंडशेक कितनी है 9,50,000 जी। इसको आप इसी तरह जाने दें बेशक। गोल्डन हैंडशेक 9,50,000 जी, बताएं कितनी 15,000 ओके चलिए जी। ये तो मैंने कोई डिफरेंट सी चीज़ नहीं की, ये तो मैंने नॉर्मल से ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई, इस पर टैक्स निकालें। जाएं टेबल, भाई ये तो सारी ही सैलरी है ना। अच्छा मोहतरम एक अच्छा यार कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कहीं सर ना पकड़ के बैठना पड़े हमें। नहीं ठहरो 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 ठहरो, गड़बड़ भी हो सकती है। ये आपकी वर्किंग हो गई किसकी जी, इनकम फ्रॉम सैलरी की। अब अगर मैं न्यूमेरिकल का फेस करूं तो इनकम फ्रॉम सैलरी बोलें 15,70,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस 0, कैपिटल गेन 0, अदर सोर्स 0, करते 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 टैक्सेबल इनकम 0। ये मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस क्यों लिखी है, बिल्कुल ऐसे ही समझने के लिए, कोई मकसूद नहीं था यहाँ लिखने का, बिल्कुल नहीं लिखनी। बिजनेस भी 0, कैपिटल गेन भी 0, अदर सोर्स भी 0। ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपने क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स। अब जरा चेक कर लें टेबल 1 लगना है या 2 लगना है। अच्छा टैक्सेबल इनकम का 75% लें। टैक्सेबल इनकम का कुछ नहीं, कैलकुलेटर निकाल लें, आज रिकॉर्ड तोड़ दें, आज कैलकुलेटर निकाल, कैलकुलेटर अपने अपने कैलकुलेटर 15 क्या 11,77,500। ये जो फिगर आई है 11,77,500 मेरे ख्याल से, इस फिगर को अगर आप 1570 से कंपेयर करें तो सैलरी ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये बंदा क्या कमा रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी ज्यादा कमा रहा है, तो इसलिए टेबल 2 लगेगा। अच्छा यार अजीब अजीब लोग हैं, कई दफा ना ऐसे ही इस फिगर को पकड़ के इसके 75% से कंपेयर कर रहे होते हैं। ओ भाई ये सैलरी नहीं है, ये सैलरी है। कुछ बच्चे इसको सैलरी समझ रहे होते हैं, खुदा के लिए ऐसा कोई फिरका ना पैदा हो जाए। हर बैच में 1-2 बच्चा होता है पूरे ग्रुप में, एक बस जरूर सवाल पूछता है कि मैंने इसका 75% लिया, 4 लाख से कंपेयर किया है। ओ खुदा का खौफ कर, क्या बातें कर रहा है तू। 15,70,000 इज इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इट इज वर्किंग। अब मैं न्यूमेरिकल के फेस की तरफ आ गया हूं, अब मैं न्यूमेरिकल का आंसर कर रहा हूं। अब क्या डिसाइड हो गया जी, टैक्सेबल इनकम का 75% लें और उसको कंपेयर करें 15,70,000 से, तो ऑब्वियसली सैलरी ज्यादा आ रही है, तो ये कौन सा केस है, टेबल 2 वाला। लगवाएं जी 30,000 10, अब नहीं टेबल खुला करेगा चैप्टर 4 का, इनटू 370,000 67,000। कैलकुलेटर निकाल यार अपना, खड़े हो जाओ, कैलकुलेटर निकालें, खड़े हो जाओ कैलकुलेटर निकालें मोहतरम अपना, कैलकुलेटर
आने की जरूरत है या आखिरी रो तक निकल आए? कैलकुलेटर भाई थोड़ा थोड़ा उधर हो जाए, थोड़ा थोड़ा उधर हो जाओ। कैलकुलेटर कैलकुलेटर खड़े रहो जब तक कैलकुलेटर नहीं आपके पास। ओके बैठ जाओ। जी बताएं क्या जवाब आया? 67,000। अच्छा मोहतरम, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, इन्हें तो हमने गोल्डन हैंडशेक को नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया है। ठीक है, ये एक वर्किंग की है जिसमें क्या निकाली है? इनकम फ्रॉम सैलरी, और गोल्डन हैंडशेक को नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया है। क्लियर? अच्छा जी, अब मोहतरम इसकी हेडिंग में देने लगा हूं ट्रीट ब्लेड, ट्रीट गोल्डन हैंडशेक इन नॉर्मल वे, ट्रीट गोल्डन हैंडशेक इन नॉर्मल वे। नॉर्मल वे क्या? बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस के साथ ही सादा तरीके से, ओए खड़ा हो इधर, चल जमा हो हमारे साथ, चल जा उधर, चल टैक्स लग, बस। ट्रीट गोल्डन हैंडशेक इन नॉर्मल वे, साथ वाले की तरफ इशारा करके, ट्रीट गोल्डन हैंडशेक इन नॉर्मल वे। चले दोनों हाथ से, ट्रीट गोल्डन हैंडशेक इन, ट्रीट गोल्डन हैंडशेक इन नॉर्मल वे। ये हाथ बांधे हुए हैं। अच्छा जी भाई, एक ऑप्शन 2 भी है, इट वाज ऑप्शन 1। ये हमारा मेन आंसर शुरू हो गया हुआ है, इट वाज ऑप्शन 1। नाउ गाइस, हर गाय चेहरा शरीफ ऊपर रखे। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट रेट लगा दो। ट्रीट गोल्डन हैंडशेक एज सेपरेट ब्लॉक इनकम, ट्रीट गोल्डन हैंडशेक एज, गोल्डन हैंडशेक पर कौन सा रेट लगा दो? सेपरेट रेट लगा दो। खड़े हो जाओ, ज़ियारत करो, ये हमारे सिलेबस की आखिरी सेपरेट ब्लॉक इनकम है। बैठ जा, छोड़ने जी। अच्छा इधर देखें आप लोग, ट्रीट गोल्डन हैंडशेक एज, ये हमारे सिलेबस की आखिरी सेपरेट ब्लॉक इनकम है। इससे पहले सिक्योरिटीज थी और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। आज हमारे सिलेबस की आखिरी सेपरेट ब्लॉक इनकम है। गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट तरीके से ट्रीट करें। अच्छा जी, वर्किंग से कितनी इनकम फ्रॉम सैलरी आ चुकी है? 1570,000। क्या इसमें गोल्डन हैंडशेक शामिल है? अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी बोले उधर से कितनी आई है? 1570,000। और कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस वगैरह या और कोई चीज नहीं, तो टोटल ये इधर कितना आ जाएगा? 1570,000 लेस, अगर 1570,000 पर रेट लगा दिया तो इसमें तो 950 भी पड़ा हुआ है। जरा इधर खड़े होकर अगर ऊपर देखें तो 950 इसमें पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है। काट दें, काट दें, निकाल दें, निकाल दें। मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? अलग रेट लगा, अलग रेट लगाने के लिए चलो मुझे निकालो। पड़ा है, पड़ा है, निकाल दो, निकाल दिया। चलें वापस आ जाएं पाकिस्तान में। अच्छा जी, 6,20,000। अब ये आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आई सादा रिजीम वाली। और आपको शायद याद हो, सेपरेट ब्लॉक इनकम्स ऐड भी की जाती हैं। ऐड इसलिए की थी ना ताकि पता चले ये हमारी इनकम है सैलरी। ऐड भी की जाती हैं और बाद में लेस भी की जाती है। अच्छा जी, अब तो बेसिक इतना ज़्यादा आ रहा है, 6,27 पे ये लगा के सैलरी से कंपेयर करें, सैलरी अच्छी खासी आ रही है। तो अब आप हजरात मुझे बता दें कि हमने कौन सा टेबल लगाना है? टेबल 2 ही बताएं। से 6,20,000 पे टैक्स
बताएं। 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग कितनी? 20,000। क्या आ गया जवाब? लेकिन भाई अभी सिर्फ किस पे टैक्स लगा है? 6 लाख। अभी किस पे टैक्स, इधर देखें, अभी किस पे टैक्स लगा है? 6,20,000 पे। किस पे लगाना है? जिसे निकाला था किस पे लगाना है? इसे निकाल के इधर ले आए। टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक। टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक कितना है? 9,57,000। अब रेट हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसके रेट के लिए पिछले सफे पे आए। यार इसका जो रेट है ना, अलग रेट है। ये रेट ना आपको पेपर में गिवन नहीं होगा, टेबल के फॉर्म में कुछ डेटा से दिया होगा, उससे आपको निकालना पड़ेगा। वो जरा रूल पढ़े आप क्या है। हम पेज 85 पे हैं, साथ वाले की किताब का पेज 85। एन एम्प्लॉय एंड हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ, जिसे पैसे मिले टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई निदामत के आंसू आपको नहीं आ रहे, क्योंकि ये चैप्टर आप साथ साथ याद करें। ये अल्फाज कल आपने लिख के याद किए हैं। ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस एंड गोल्डन हैंडशेक। ये एज इट इज कल वाला फिक्र है। कहते नहीं बात याद आ रही तो 12 के 2 के ई का 3, 12 के 2 के ई का 3 जाके पढ़ लो। असल में इसको कहते हैं सेक्शन, इसको कहते हैं सबसेक्शन, इसको कहते हैं क्लॉज, इसे कहते हैं सब क्लॉज। बहरहाल ये आपके लिए जरूरी नहीं है जानना। तो सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑफ पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है मोहतरम? एन एम्प्लॉय हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट। बस ठीक है, अंडरलाइन जो मैंने किया वो पढ़े, सिर्फ किया हुआ है ऑलरेडी किताब पे। एन एम्प्लॉय हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट may elect for the amount to be taxed at following rate। तो रेट एक नया है आज सेपरेट ब्लॉक का। मे बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर। कमिश्नर को नोटिस दे देगा, बता देगा कमिश्नर मैं ऐसा करने लगा हूं, इजाजत नहीं लेनी। रेट है जी ए ओवर बी। रेट क्या है? ए ओवर बी। ए है टैक्स, देखें इधर ऊपर 3 सालों का, ऊपर देखें, और बी है टैक्सेबल ऑफ 3 years। पिछले 3 सालों का टैक्स पकड़ना है और पिछले 3 सालों की, इन दोनों को डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो जवाब आएगा उतने % आपने टैक्स देना है। तो A is the tax paid by the employee on the employee's taxable income for 3 preceding years, 3 पिछले साल, and B is the employee's taxable income of 3 preceding years। अब हम ना सवाल के अंदर जो एक इंफॉर्मेशन थी छुपाई थी मैंने, उसको जरा से पर्दा हटाते हैं। डिटेल्स ऑफ प्रीसीडिंग 4 years टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज एज फॉलोज। तो ये तो अच्छी एवरेज आ जाएगी फिर। 3 की करेंगे, 4 की नहीं करेंगे। हमारे सवाल के अंदर माना कि 4 साल का डेटा अवेलेबल है, पर लॉ क्या कहता है कितने सालों की एवरेज लेनी है? 3 सालों की। तो इसको तो काट, 2007 को तो काट देंगे ना। 2007 को इस तरह इग्नोर करेंगे जिस तरह बिरयानी में पत्ता इग्नोर करते हैं। ए ओवर बी। चलें जी, अब आप हजरात मुझे जरा ए ओवर बी लगवा दें। पिछले 3 सालों का एवरेज मैंने निकालना है। 48,000 प्लस 20 प्लस डिवाइडेड बाय 1 million प्लस 8 लाख प्लस एंड पे जरा 100 से जरा याद से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। जी क्या जवाब आया? एग्जैक्ट 4% आ रहा है। चलें जी, तो व्हाट इज द एवरेज टैक्स ऑफ
लास्ट 3 years, तो आपने किस पे अब टैक्स देना है? गोल्डन हैंडशेक के ऊपर। तो ये 4% हर सवाल में आया करेगा या परसेंटेज डिफरेंट आया करेगी हर सवाल? डिफरेंट आया करेगा। ये डिपेंड करता है पिछले 3 सालों का टैक्स कितना है और पिछले 3 सालों की टैक्सेबल इनकम कितनी है। चलें जी, अब गोल्डन हैंडशेक पे कितने % रेट लगाएं? अब मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा ये नोट करने के लिए। 4% क्या? 38। तो जवाब 39,000। अच्छा, आप मुझे जरा ये बताएं कि कौन सा वाला टैक्स देना इसके लिए फिजिबल है? किस किस को किससे कंपेयर करें, जरा सोच के बताएं। सबसे ऑप्शन 1 में सबसे आखिरी फिगर बताएं, ऑप्शन 2 में सबसे आखिरी फिगर बताएं जी। क्या बेहतर है, गोल्डन हैंडशेक को सादे तरीके से लेके चलना या सेपरेट रेट लगाना? अगर सेपरेट रेट लगाएगा तो कितना टैक्स देगा? 30। और अगर सादा तरीके से लेके चलेगा तो 67,000। नोट करें। वर्किंग अलग, किताब में जिस तरह हुआ है छोड़ें, आप अपना नोट करें और इधर से ही देखिएगा। ओके जी, आ जाओ इधर। चलो करो 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 नोट करो, जल्दी करो। बड़े तेज लोग होते हैं आज के जमाने में, मौका पाके ना थ्योरी भी याद कर रहे हैं इधर बैठे बैठे। बहुत तेज लोग हैं आज के। जब आप पूछते हैं कहते हैं पढ़ाई नहीं हो रही आजकल, और इधर से ही याद करके जाते हैं। लेवल है इन लोगों का। चलें जी, तो पहले क्या कर ली हमने? वर्किंग, फिर वर्किंग दोनों जगह यूज होगी। इनकम हम सैलरी थी 1570, हमने गोल्डन हैंडशेक को निकाले बगैर ही टैक्स लगा दिया। इधर हमने गोल्डन हैंडशेक को निकाला और निकाल के जाके नीचे अलग रेट लगाया। चलें जी, आ जाए। ये बात तो मोहतरम तरम तरम तरम, ये बात तो पहले भी पढ़ी एक जगह, पेज 85 वाली जो एंड पे लिखी हुई है। The above option can be exercised by due date for furnishing return. मुझे बताएं, 30 जून 11 हमारा साल चल रहा है, इसकी रिटर्न किसी अच्छे बच्चे को पता हो कब तक जमा करानी है? किसी वालिदा के रेड को, माई के लाल,
किसी अच्छे बच्चे को पता हो कब तक जमा करवानी है रिटर्न? 30 सितंबर 11 तक। तो कब तक आप कमिश्नर को बता देंगे? मुझे बात पूरी, कब तक आप कमिश्नर को बता देंगे? कब तक आप कमिश्नर को बता देंगे? कमिश्नर, मेरा दिल चाह रहा है वो ना पिछले 3 सालों का रेट जरा यूज कर लूं। बताना है या पूछना है? बता 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 बताना है, पूछना नहीं है। तो 30/9/11 तक अगर आपने कमिश्नर को बता दिया कि मैं पिछले 3 सालों का एवरेज रेट यूज करना चाहता हूं, तो ये बताना आपकी सेकंड ऑप्शन वाली कैलकुलेशन करने के लिए इनफ होगा। कमिश्नर में अलावा, हाँ, कमिश्नर के जाके मिलते करें, जूते पॉलिश करें और कमिश्नर को कहें यार तू जिगर है अपना यार, बड़ी है यार, कोई नहीं यार, प्लीज मान जाए यार, 2-4 दिन 10 दिन और दे दे, फिर और बात है। वैसे 30 सितंबर 11 से ज्यादा कमिश्नर आपको टाइम नहीं देगा। अच्छा यार, ये एक ऐसी चीज अजीब सी लिखी हुई है, छोड़ने पर। इफ देयर इज अ लॉस से इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर, अगर पिछले 3 सालों में किसी साल लॉस आ जाए आपको, तो फिर उस साल का तो टैक्स तो नहीं होगा, तो फिर बकाया 2 साल की एवरेज ले लें। ओके, चलें जी, हर गाय पेज 86 पे आए। अच्छा भाई, ये आपने बड़े और से बात समझनी है। ये कौन सा साल है? ये कौन सा साल है? 2011। जहां जहां मैं उंगली रखूंगा वहां वहां आपने देखना है। आपने सैलरी रिसीव की, जनरल रूल क्या है? सैलरी रिसीव करें तो इनकम में जाती है। आपने सैलरी रिसीव की 9 लाख, रिसीव की सैलरी 9 लाख, जनरल रूल क्या है? रिसीव करें तो इनकम में जाती है। टैक्स कितना बना? एज्यूम करें ₹1,00,000, मैं अभी टेबल्स में नहीं जा रहा। टैक्स कितना बना? ₹1,00,000। ये 9 लाख रुपए आपको इस वजह से मिले कि एम्प्लॉयर ₹1,00,000 तनख्वाह देता था, आखिरी 3 महीने की तनख्वाह एम्प्लॉयर नहीं दे सका, क्राइसिस चल रहे थे बेचारे के पास, तो उसने कहा यार अगले साल आ जी, जिगर बड़ी है तू अपना, तो ये पुराने साल के भी 3 लाख दे दूंगा। और अगले साल वैसे ही हुआ जैसा कि सोचा था। अगले साल पिछले साल के भी 3 लाख मिले और इस साल के भी 12 लाख मिले। टोटल कितने हो गए? रिसीव कितने हुए? रिसीव कितने हुए अगले साल? 15 लाख। और पिछले साल कितने मिले थे? इस साल पिछले के भी, एरियर के भी 3 और इस साल के भी अपने 12, टोटल। अब 15 लाख पे तो टैक्स 1 लाख नहीं होगा ना। 15 लाख पे तो टैक्स 1 लाख नहीं होगा। मैं हटने लगा हूं, देख लिए। 1.5 लाख। 15 लाख पे कितना टैक्स हो गया? 1.5 लाख। शहजादा पता है ना, शहजादा रशीद है, तो रशीद का कितना टैक्स बना? 2.5। कैलकुलेटर यूज करें या कैलकुलेटर के बगैर ही समझ आ रहा है? 1.5 लाख जमा 1 लाख आजकल कितना आ रहा है? सॉरी, 1.5 + 1 = 2.5। 2.5 लाख टैक्स आ रहा है। क्लियर? अच्छा मोहतरम, इसके पास एक और भी तो ऑप्शन है, वो आज मैं बता रहा हूं आपको, कि ये एक्रूअल अकाउंटिंग पसंद कर ले। एक्रूअल क्या है? नौकरी कितने महीने की? 12 महीने। नौकरी कितने महीने की? तो 12 महीने में कितने कमाए, कितने मिले, कितने कमाए, कितने मिले। अच्छा, 12 लाख इनकम में डाल दें। लेकिन ये कौन सी काउंटिंग शुरू हो जाएगी? एक्रूअल बेस। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन है। जनरल रूल ये है, ये ऑप्शन है, ये जनरल रूल है। ऑप्शन है कि आप इनकम कितनी डाल दें इधर,
लेकिन ये कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करने लगे हम? अब ऐसी सूरत में अगले साल कितना जाएगा इनकम में, जरा सोच के बताएं। पिछले के 3 तो मिलेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी इनकम में जा चुके होंगे, तो देखिएगा 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 अगले साल कितना इनकम में गया, 12 लाख। और 12 लाख पे इस साल टैक्स, जाहिर बात है 9 लाख पे अगर 1 लाख है तो 12 लाख पे ज्यादा ही होगा। तो 12 लाख पे कितना टैक्स बना, और 12 लाख पे कितना टैक्स बना, और टोटल बताएं जी कौन सी ऑप्शन फिजिबल है? 2.5 वाली, 2.4 वाली, 2.5 वाली, 2.4 वाली, 2.5 वाली, 2.4 वाली, 2.5। दिस ऑप्शन इज, ये वाली ऑप्शन फिजिबल है कि आप किस एतबार से टैक्स दे दें, एक्रूअल बेस पे, एनओटी। वही वो जो कौन सा पेज है हजरात, 86 के एंड पे आ चुके हैं हजरात। आप भी जल्दी जल्दी पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो बस निकल जाए। साथ वाले को प्लानिंग करने दें, कहां कैसे किस तरह नोट करने, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करें। फिक्र ना किया करें उसकी, आप अपनी फिक्र करें। पहले कहते हैं मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, टेस्ट होते तो पूरे नंबर आए होते हैं। गप्पे तो नहीं मारता यार, वो मैंने मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा आजकल, इस तरह की बातें करते हैं लोग, और पढ़ पढ़ के लुटनी चाहिए होती है। एरियर का मतलब है पिछले साल का जो 3 लाख बकाया था वो इस साल मिलाए। जी मैं बताता हूँ। ओके अच्छा जी, अब जरा कॉन्सेप्ट समझाइएगा, जल्दी जरा नोट कर लें। दिस ऑप्शन इज फिजिबल। अच्छा जी बस ओवर। कॉन्सेप्ट समझाइएगा जी। पहले साल कितने पैसे मिले, 9 महीने की तनख्वाह 9 लाख। ये पहले रेड वाला देखते रहे, जो रेड वाला है। पहले साल कितने महीने की तनख्वाह मिली, और आपको पता है सैलरी के चैप्टर के पहले सफे पे हमने पढ़ा था सैलरी जो रिसीव होगी सिर्फ उस पर टैक्स लगा करेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आज हमने एक ऑप्शन भी पढ़ ली है कि अगर आप चाहें तो किस पे चले जाएं, एक्रूअल। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है, जब पैसे आए तब इनकम में डालें या जब कमाए तब इनकम में डालें। पहले साल आए कितने, अगले साल पुराने 3 और इस साल वाले टोटल कितने आए, 15 लाख। 9 लाख पे टैक्स 1 लाख, 15 लाख पे टैक्स 1.5 लाख, टोटल टैक्स 2.5। अब ये देखें परेशान लग रहा है, ये देखें पाऊं, परेशान लग रहा है, परेशान लग रहा है ना, परेशान लग रहा है। तो अब इसके पास से क्या क्या अवेलेबल है, एक ऑप्शन अवेलेबल है। क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि ये 12 लाख को ही इस साल इनकम में डाल दे, हालांकि मिला कितना, लेकिन एक रूल अकाउंटिंग के मुताबिक कमाया कितना। लेकिन ये जनरल रूल नहीं है, जनरल रूल तो है जो मिला वो इनकम में डाले। रिलैक्सेशन क्या है कि जो कमाया वो इनकम में डाल दें। तो जो कमाया वो अगर हम इनकम में डाल लें तो फिर कितना बना, 12 लाख। इस पे टैक्स मैंने निकाला, टेबल पे जाए बगैर 1.2, और इधर भी 1.2, टोटल टैक्स। बता दें जी कौन सी ऑप्शन इसके पास बेहतर है, एक्रूअल बेसिस में।
आप लोग पढ़ लें प्रोविजन लॉ की। चलें जी पढ़ें। Where बोलें here, no here guy, where any salary is paid to an employee in, where any salary is paid to employee in, कितनी सैलरी एरियर में मिली? 3 लाख, बिल्कुल। Where any salary is paid to an employee in, और इसकी वजह से उस पे हाई रेट लग गया, और इसकी वजह से उस पे भाई हाई रेट एकदम लगा तो ये 1.5 लाख पे पहुंचा ना। पता नहीं कितना हैवी रेट लग गया होगा, एकदम हाई रेट लगा तो इसकी टैक्स कहाँ पे पहुंच गया? जहरी बात है 9 लाख इधर है, जब 9 में ये वाला 3 भी आएगा, ये वाला 12 भी आएगा, तो 15 तो मेरे ख्याल से किसी बड़े सीरियल में गिरेगा, किसी बड़े सीरियल में गिरेगा तो रेट हाई हो जाएगा। वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स, जहाँ कोई सैलरी एम्प्लॉय को बकाया जात की फॉर्म में दी जाए और उसकी वजह से एम्प्लॉय इनकम इज चार्ज एट हाई रेट एज कंपेयर टू द रेट। ये इंग्लिश याद की हुई है आपने, किसी को याद आ रहा होगा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में। एंड एज अ रिजल्ट एज कंपेयर टू द रेट दैट वाज एप्लीकेबल, जो लगता याद है, दैट वाज एप्लीकेबल, जो लगता। इफ द सैलरी वाज पेड इन द ईयर ही रेंडर्ड द, अगर सैलरी दे दी जाती उसी साल जिस साल सर्विस दी है। सर्विस किस साल दी है वैसे? 10 में। अगर 10 में ही सैलरी दे दी जाती तो फिर तो शायद 10 में थोड़ी सी 12 आ जाती, थोड़ी सी 12 इधर आ जाती, फिर तो ओवरऑल रेट क्या हो जाता? कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता। तो ही में गिव नोटिस टू द कमिश्नर, कमिश्नर को नोटिस दे देगा, शहजादे मैं तुझे नोटिफाई कर रहा हूं, एंड इलेक्ट और चूज करेगा द रेट एप्लीकेबल इन द ईयर इन विच ही अर्नड सैलरी। कौन सी वाली कैलकुलेशन है? उत्ते वाली, थल्ले वाली, नीचे वाली? अर्नड सैलरी। ये कौन सी कैलकुलेशन है? रिसीव्ड सैलरी। देखें आवाज आएगी। ये कौन सी कैलकुलेशन है? और ये अर्नड सैलरी। कौन सी वाली कैलकुलेशन पसंद करेगा? अर्नड वाली। दोबारा पढ़े मजे मजे से। वेयर एनी सैलरी इज पेड इन एरियर्स, साथ वाले के रजिस्टर पे उंगली रखें। वेयर एनी सैलरी इज पेड इन एरियर्स and because of this employees charge at high rate, उस पे ज्यादा रेट लग गया एज कंपेयर टू द रेट जो लगता। एज कंपेयर टू द रेट, अगर सैलरी दे दी जाती उसको उस साल जिस साल उसने सर्विस दी है, वो तो नहीं मिली थी, लेकिन अब हमने 3 लाख को, ओए चल वापस इधर आ, अच्छा जी मैं आ रहा हूं, अच्छा अब मैं इधर नहीं जाऊंगा, नहीं अब तो इधर नहीं जाएगा, अब ये वाला 12 इधर जाएगा। ही में गिव नोटिस टू द कमिश्नर, कमिश्नर को बता दे और चूज कर ले रेट उस साल का जिस साल उसने सैलरी कमाई तो इस साल ना, फिर इस साल का रेट चूज कर ले। वो ये ऊपर से इंग्लिश उठाई हुई है। द अबव ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। तो ये 30/11 है, तो ड्यू डेट क्या होगी रिटर्न की? 30 सितंबर 11। तो कब तक कमिश्नर को बताना है? 30 सितंबर 11 तक। नोट कर लो, 30 सितंबर 11 तक आपने कमिश्नर को बताना है। क्या बताना है? कि मैं ऊपर वाली ऑप्शन एक्सरसाइज करूं, नीचे वाली? कमिश्नर में अलावा लॉन्गर पीरियड, वो बात तो हमने पढ़ी है। कमिश्नर चाहे तो ज्यादा टाइम दे दे आपको।
अच्छा यार, एक सवाल है, जरा गौर से सुनना है आपने, और मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 11 में ये टैक्स करेगा, एक बात याद रखिएगा, 10 का टैक्स पे कराया हुआ है। 10 का टैक्स तो ना कहीं यहीं सितंबर में पे कराया होगा, याद है सितंबर में हुकूमत को जाकर रिटर्न जमा करवाते हैं। ये देख रहे हैं, मैं कोई डॉट लगा रहा हूँ, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, छता ही जा रहा है। 10 वाला टैक्स कब तक जमा कराया होगा? 3 महीने में जमा कराया होगा 10 वाला टैक्स। मेरा सवाल है 11 में कितना टैक्स जमा कराना है? कैलकुलेटर के ऊपर आप 1 मिनट के अंदर मुझे बता दें 11 में कितना टैक्स जमा करवाना है, सोच के बताइएगा, सही फिगर बताइएगा। 11 में कितना टैक्स जमा करवाएगा हुकूमत को? कितना मोहतरम? 1.5 जी। एक भाई कह रहे हैं 1.5, और कोई जवाब आए? 1. एक कह रहे हैं 1.2 जी। 2011 में कितना टैक्स जमा करवाएगा? सारी फिगर्स अवेलेबल हैं, फिगर निकालनी है बस। ऑप्शन जी वाली पसंद किया उसने, ये भी मैं बता दूं। हाँ, ये जाहिर बात है, ये वाली ऑप्शन पसंद किया, वो पागल तो नहीं है। 1.2 यार, असल में ना एक बात याद रखिएगा, वो टैक्स जमा कराएगा 2011 में, कितना बनता है 2 सालों का, कितना पहले साल जमा कराया है? पहले साल 1। और मेरे भाई याद रखिएगा, इसको तो इस वक्त खड़े होके इल्हाम भी नहीं था कि अगले साल क्या बनना है। इस साल खड़े होके तो उसने जनरल रूल लगाया होगा। वो तो सैलरी रिसीव्ड पे टैक्स दे के आया हुआ है। सोचें क्यों? इसलिए कि उसे तो एरियर मिले ही नहीं, वो तो अगले साल मिलेंगे, तो ऑप्शन 1 2 उसके जहन में आएगी। पहले साल के एंड पे खड़े होके हमारा शहजादा, देखिएगा इसका लेवल कितना बड़ा है, वो तो अगले साल परेशानी से छोटा हो गया है। ये तो बड़े आराम से जाएगा, 9 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए टैक्स जमा करा के आएगा। क्यों? अभी तो एरियर मिले ही नहीं, तो ऑप्शन 1 या 2 के चक्कर में ही नहीं पड़ेगा। ये तो ऑप्शन 1 2 वाली कैलकुलेशन इतनी लंबी वाली कहां खड़े होके करेगा? इधर खड़े होके करेगा। मुझे सोच के बताइएगा, 2010 में इसने ऑप्शन 1 2 के चक्कर में छोड़ें, 2010 में इसने जनरल रूल के मुताबिक टैक्स जमा कराया होगा, या कोई साइंस अभी से मारने लग गया होगा? जनरल रूल के मुताबिक टैक्स जमा कराया होगा। कितना टैक्स हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका? अगर मैं इस दिन खड़ा हूं प्लीज, कितना टैक्स हुकूमत के खजाने में इस दिन जमा करा दिया होगा 3 महीने बाद? 1 लाख। टोटल कितना जमा कराना है? 2.4। कितना पहुंच चुका? 1। कितना और जमा करा दे? अजीब सी फिगर आई ना, इज इक्वल टू 1.4। तो हुकूमत को जमा 1.4 करा के आएगा। आई होप शायद बात समझ आई गई हो आपको। तो हाउ मच टैक्स ही विल पे इन 2011 इज इक्वल टू 1.4। और जिसको ये बात समझ नहीं आई, वो ऊपर उर्दू में छोटा सा कहीं लिख सकता है, पहले बेशक उर्दू में लिखना लिख ले, जिसको समझ आ गई वो ठीक है। जिसको ये बात नहीं समझ आई वो बेशक उर्दू में छोटा सा लिख सकता है। पहले साल तो उसे ऑप्शंस का पता ही नहीं था, पहले साल तो रिसीव्ड वाला 1 लाख टैक्स जमा करा के आया। पहले साल तो उसको ऑप्शंस का पता ही नहीं था, क्योंकि पहले साल तो एरियर पैसे ही नहीं आए ना। तो पहले साल तो उसको ऑप्शंस का पता ही नहीं था। पता ही नहीं से मुराद ये नहीं कि पता नहीं था, पता तो होता है, लेकिन वो एरियर पैसे ही नहीं मिले ना, पुराने पैसे ही नहीं मिले, तो फिर परेशान क्यों? तो पहले साल तो उसे ऑप्शंस का पता ही नहीं था, तो इसलिए वो रिसीव्ड वाले पे 1 लाख जमा कराया हुआ है। वो रिसीव्ड वाले पे 1 लाख जमा कराया हुआ है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा शौक से आखिरी दफा बात सुन लें। मैंने क्या डिसाइड किया, दोनों सालों का बनता कितना है? 2.5 अच्छा लग रहा है या 2.4? अगर दोनों सालों का 2.4 बनता है तो मेरा अगला सवाल आपसे क्या है कि आप पे कितना करना है? तो मोहतरम 2.4 तो पे नहीं करना दोनों सालों का इकट्ठा। पिछले साल भी कुछ ना कुछ तो शायद पे कर ही आया हो मेरे ख्याल से। कितना पे करके आया होगा पिछले साल? 1 लाख पे करके आया होगा। तो 2.4 में से 1 माइनस किया, इस साल फर्दर कितना पे कर दे? ये अनलकीली 1.4 की फिगर आपको कहीं नजर नहीं आ रही, 1.4 की फिगर कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन ऊपर समझ आ गई है बात।
ये 1 रुपए कब पे किया होगा? 30 सितंबर 2000, यहां खड़े होके ना, यहां खड़े होके ये 1 रुपए 30 सितंबर 10 को इसने पे कर दिया होगा। अब 30 सितंबर 11 को कितना पे करें? 1.4। तो ये इंग्लिश ऑलमोस्ट वही वाली है। लेकिन ये वो सेक्शन आ गया जिसका इंतजार था, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। यार आज थ्योरी 6 लाइनें पढ़ी हैं, सुबह के लगे हुए हैं। ऐसे कभी बड़ा अफसोस होता है आपको, बहुत थोड़ा सा काम में देता हूँ घर के लिए। अब मैं फिर पूरी कराऊंगा तो फिर आप रोएंगे। 1 2 ये और ये मिला के 3 4, वो छोड़ें, लॉन्गर पीरियड लफ्ज बोलें, लॉन्गर पीरियड 4 हो गई। और ये तो वो 2 वोवल ही हैं जो पहले पढ़ी हुई हैं। ये A ओवर B है और ये 3 सा हद हो गई यार, 6 भी कहाँ पढ़ी हैं। ओहो, ऊपर वाली क्या है? वो तो आपने बैठे बैठे याद कर ली थी। अजीब लोग हैं। ऐसे इसको ताज़ा ताज़ा याद कर लिया करें। देखिए नान ताज़ा ताज़ा, खस्ता खस्ता, ऊपर तिल लगे हुए, ओए हो तोड़ते हैं तो मज़ा आ जाता है यार, लेवल होता है। और वो उसको अगर वो अखबार में डाल के लिफाफे में डाल दे तो वो चीज़ नहीं। इसलिए ताज़ा ताज़ा ना घर जाने से पहले ही याद कर लिया करें। बेहतर है इधर कहीं कॉलेज में कहीं बैठ बूट के कोने में याद कर लिया करें, या रास्ते में जाते हुए बस में, लेकिन याद कर लिया करें जरूर। दोस्त के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठते हैं, मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के याद कर लिया करें। ये आपकी मर्जी है। अच्छा जी, वापस आए। हमारा कौन सा था अब? पेज कौन सा था? 87। अच्छा हाँ यार, अब बड़ी मजे की प्रोविजन पढ़नी है। आप साथ वाले को जरा प्यार से ना मुतवज्जे कर दें। अच्छा जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या सोचा कि मैं क्या दूं? कार दूं, कार प्रोवाइडेड। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सोचा, घर जाके सीधी कर लेगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सोचा मैं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सोचा मैं क्या प्रोवाइड करूं? एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड करूं। ओके, कि ब्लू कलर की कर लें, कोई ऐसी कर लें, ओह इस किस्म वाली कार कर लें। अच्छा, कार प्रोवाइडेड। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड की जी? कार प्रोवाइड की। यानी एम्प्लॉयर ने रशीद को बुला के कहा, रशीद गड्डी। सर गड्डी? कसमें? हाँ रशीद जाके वेखते सही गड्डी। सर ना करो सर, गड्डी सर, जपी पाओ सर, सर खीर होगी। अच्छा, अब मोहतरम आगे 3 ऑप्शंस हैं। या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देते हुए कहे, रशीद सिर्फ इस पे घर के काम किया कर, बीवी बच्चों को सैर कराया कर, बच्चों को स्कूल छोड़ाया कर, बेगम को मेके छोड़ाया कर। तो ये बेगम के मेके। अच्छा, तो ये इस पे से घर के काम किया कर। इससे तो रशीद को बहुत ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, फॉर पर्सनल यूज एंड ऑफिशियल यूज, यहां पे तो हैप्पीएस्ट था, यहां पे क्या होगा? हैप्पी होगा। क्यों? इसमें यार दफ्तर के काम भी किया कर, घर के काम भी किया कर। अब अगर उधर से बेगम कह रही है कि सौदा लाना है गाड़ी के ऊपर, और इधर से अफसर का फोन आ गया है, जाओ जाके दफ्तर का फला काम करके आओ, तो अफसर की बात ही माननी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में ये क्या होगा? बोले एम्प्लॉई हैप्पी होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि ये पकड़ गाड़ी, अगर इसमें तेरे बीवी बच्चे नजर आए उसी दिन नौकरी से निकाल दूंगा, ये सिर्फ दफ्तर के कामों के लिए, ये सिर्फ दफ्तर के कामों के लिए बस। ये गाड़ी पकड़, वो जो हमारी साइट है ना, कंस्ट्रक्शन साइट, वहां जाके जरा चक्कर लगा, मजदूर काम कर रहे हैं। अच्छा चल वापस आ। अच्छा अब गुजरांवाला चला जा, वहां पे हमारी ब्रांच है, देख क्या बंदा वहां बैठा हुआ बेच रहे मिठाई। अच्छा चल फलां जगह जा, सिर्फ दफ्तर के काम। बीवी बच्चे नजर आए, फर्ज तू नौकरी से बाहर है। ये सिर्फ किस काम के लिए है? एम्प्लॉय बेचारा
मायूस सा होके, सैड सा होके जा रहा होगा घर। बेगम गाड़ी देखी है? बेगम कहेगी हाँ देखी है। बेगम मैंने भी देखी है। एम्प्लॉई सैड, सैड। अब इस सूरत में कमिश्नर कहते हैं शहजादे यार तेरी इनकम में कुछ ऐड नहीं करना हमने, क्योंकि तुझे फायदा ही नहीं हो रहा, तुझे फायदा ही नहीं हो रहा। गाड़ी सिर्फ किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है? लेकिन अगर गाड़ी इस्तेमाल हो रही है उसके घर में, तो फिर तो गाड़ी की कॉस्ट का 10% सैलरी में ऐड होगा। और याद रखिएगा ये गाड़ी हमेशा के लिए नहीं दी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, ये गाड़ी उतने अरसे के लिए दी है जितना सा नौकरी कर रहा है। जब नौकरी से छोड़ेगा तो ये गाड़ी वापस ले लेगा एम्प्लॉयर। ये बात याद रखिए, गाड़ी हमेशा के लिए दे दी है, प्रोवाइड की है या ट्रांसफर की है? ट्रांसफर नहीं की। ट्रांसफर का मतलब होता है उसके नाम लगवा देना। प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि सरासिर जब तक आप राइज में नौकरी कर रहे हैं तब तक ये गाड़ी आपको राइज वालों ने दी हुई है, उसके बाद ये गाड़ी आपको वापस करके जानी पड़ेगी। तो गाड़ी एम्प्लॉयर की होती है, एम्प्लॉय को थोड़े अरसे इस्तेमाल के लिए दे देता है जितना अरसा एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है। और ऐसी सूरत में अगर गाड़ी सिर्फ घर के कामों के लिए है तो गाड़ी के कॉस्ट का 10% ऐड होगा। क्या मतलब? अगर गाड़ी 30 लाख की है तो 3 लाख सैलरी में ऐड हो जाया करेगा, हर साल ऐड होता रहेगा, हर साल ऐड। जब तक ये गाड़ी एम्प्लॉय के पास रहेगी गाड़ी की कॉस्ट का 10% ऐड होता रहेगा। और ना डिप्रिसिएशन का कोई तस्वुर है, ना WDV का कोई तस्वुर है, हर साल कॉस्ट का 10% ऐड होता रहेगा। या फिर किसका? फेयर वैल्यू का, FMV, फेयर मार्केट वैल्यू का। वो मैं बताऊंगा कब कॉस्ट का, कब फेयर वैल्यू का। और मोहतरम जो दरमियान वाला सिनेरियो है वो क्या है? नहीं, दरमियान वाला सिनेरियो क्या है? थोड़े से घर के काम कर लो, थोड़े से दफ्तर के काम कर लो। ऐसी सूरत में ऑब्वियसली बेचारे की जान ना ले, इतना ज्यादा सैलरी में ऐड ना करें। ऐड कर भी दें सैलरी में, कितने % ऐड कर दें? 5% ऐड। लेकिन किस सूरत में सैलरी में कुछ ऐड नहीं करना? जब गाड़ी सिर्फ किस इस्तेमाल के लिए दी है? ऑफिस यूज के लिए। चलिए मोहतरम नोट करें जरा जल्दी से। जी ये देखें ना, पहली सूरत में तो एम्प्लॉय के खुशी में बाल खड़े हो गए हैं, एम्प्लॉय के खुशी में बाल खड़े हो गए हैं यार, जबरदस्त यार। उधर देखें एम्प्लॉय गंजा हो गया है। क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप गंजे को? BALD। ना 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 ना, अगर 10 साल भी गाड़ी रहे तो 10% पूरा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11वें साल भी 10% ही ऐड होगा। यहाँ से कोई तस्वुर नहीं है। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी रो में लोग खड़े होकर देख रहे हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। ये आप इधर पूछेंगे नहीं से, रशीद क्या हुआ यार? गाड़ी है लेकिन घर नहीं ला सकता। और यार मैंने तो शायरी शुरू कर दी है तब से, वो गाड़ी ही क्या जो घर ना आए। रशीद दूसरा मिसरा नहीं, ये आजाद शायरी है। वो गाड़ी ही क्या जो घर ना आए, वो गाड़ी ही क्या, ऐसे ही कहते हैं मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो फौरन दिल में वो गाड़ी ही क्या जो घर ना आए। बेचारे को खुशी नहीं है। तो ऐसी सूरत में सैलरी में ऐड नहीं करना। बच्चे दूर से देख रहे होते हैं, अब्बू गाड़ी में जा रहे हैं, अब्बू गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन बैठने की जान नहीं, पुत्र नहीं है, थोड़ा सब्र कर ले, चला मरने के बाद मजे हैं। ओके चलें जी, इट्स ओवर नाउ, इट्स एनफ। कौन सा पेज है जी? जी 87 पढ़ लें। 87 पे फॉलोइंग विल बी एडेड इन इनकम इफ एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय व्हीकल में मोटर लगी हुई है, मोटर व्हीकल इन अ टैक्स ईयर। अच्छा यार इसमें तफसील कुछ ऐसे है कि अगर ना गाड़ी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को खरीद के लेके दी है
तो फिर 10% लगेगा कॉस्ट का। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी, अच्छा आप लोग चलें मेरे से पढ़ लें या किताब से पढ़ लें। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी लीज पे लेके दी है, लीज पे लेके देने का मतलब ये होता है, खरीद के देने का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे डॉलेंस वाले हैं, उन्होंने सोचा कि अपने सेल्स मैनेजर को गाड़ी ले दें, तो सेल्स मैनेजर को साथ ले गए, गाड़ी वगैरह पसंद की, 25 लाख की गाड़ी थी, 25 लाख रुपए गाड़ी वाले को दिए और गाड़ी का जो शोरूम था उस पर 25 लाख दिए और गाड़ी रशीद को कहा चल यार तू चलाया कर, तो सेल्स मैनेजर को गाड़ी दे दी। इसको तो कहते हैं गाड़ी खरीद के लेके दी। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है सेल्स मैनेजर के बाद अगला मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर कहता है यार मुझे भी गाड़ी दो, अब डॉलेंस वाले कहते हैं यार हमारे पास तो पैसे नहीं, चल किस्तों पे गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन वो ऑब्वियसली उसकी गाड़ी नहीं होगी प्रोडक्शन मैनेजर की, वो गाड़ी होगी एम्प्लॉयर की। तो एम्प्लॉयर बैंक जाएगा और बैंक जाके बैंक मैनेजर से कहेगा कि यार हमें एक गाड़ी चाहिए किस्तों पे, तो वो बैंक मैनेजर उसे किस्तों पे गाड़ी बेच देगा। तो एम्प्लॉयर अब गाड़ी की प्राइस फ़ौरन पे कर रहा होगा या किस्तें पे कर रहा होगा? ऐसी सूरत में फिर किस्तों शिस्तों को इग्नोर करना है कि किराया कितना है गाड़ी का। ऐसी सूरत में आप गाड़ी की फेयर वैल्यू लेंगे और फेयर वैल्यू के ऊपर 10 या 5% लगा देंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बाजार से गाड़ी खरीद के लेके दी है तो फिर कॉस्ट पे लगे करेंगी परसेंटेज, और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी बाजार से खरीद के नहीं लेके दी बल्कि लीजिंग कंपनी से लीज करा के दी है तो ऐसी सूरत में फेयर वैल्यू का लगेगा। Following will be added in income if employer has provided employee a motor vehicle, partly for personal and partly for, तो कितने परसेंट of the cost to the employer of acquiring। अब गाड़ी खरीद के लेके दी है लीज पे लेके, अगर एक्वायर है तो किसका? कॉस्ट का, और अगर लीज पे है तो किसका? The fair market value of the motor vehicle at the commencement। और ये commencement of lease का मतलब बताएं, जिस दिन लीज शुरू हुई है उस दिन का। और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी किस मकसद के लिए लेके दी है तो बाकी सारी अंग्रेजी वही है, सिर्फ आपने क्या चेंज कर देना है? 10%। तो बस ना ये बात जरा याद रखनी है, एक्वायर वाली में कॉस्ट और लीज वाली में एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज। अच्छा यार अगर एम्प्लॉयर इसके अलावा कह दे मैं तुम्हें रनिंग एंड मेंटेनेंस भी गाड़ी की करवा देता हूँ, यानी पेट्रोल वगैरह ऑयल वगैरह डलवा के दे रहा है, इंजन ऑयल चेंज करवा के दे रहा है, वो फिर अलग बेनिफिट होगा, वो अलग से हेड होगा, वो इस 5 या 10 में शामिल नहीं होगा। समझ गए? रनिंग एंड मेंटेनेंस बेनिफिट फॉर कार विल बी, ये इसमें फिर शामिल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहते हैं मैं गाड़ी की ट्यूनिंग करवा के दे देता हूँ तो एम्प्लॉय कहते हैं सर ठीक है इसके 4000 रुपये ट्यूनिंग करवा दें मुझे, तो फिर वो 4000 अलग से सैलरी में ऐड होगा, वो इस 5 या 10 में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये 5 या 10 तो सिर्फ किस मद में दिया जा रहा है? गाड़ी की मद में। तो गाड़ी के अगर ऊपर के खर्चे भी एम्प्लॉयर बर्दाश्त करे तो वो अलग से बेनिफिट होगा एम्प्लॉय को। और आगे तो ऐसे ही उसने लिखा हुआ है फॉर अबव रूल एम्प्लॉय इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। इसमें डायरेक्टर ऑफ कंपनी को भी कई दफ़ा गाड़ी मिल जाती है तो उसके लिए भी वही रूल लगेगा। अगर डायरेक्टर को गाड़ी मिली है तो भी वही रूल, और अगर नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को गाड़ी मिली है डायरेक्टर के अलावा किसी को तो भी यही रूल लगेगा। ये पेंडिंग है, इसको छोड़ने को दें। तो अब इसका कल हमने न्यूमेरिकल करना है गाड़ी का, वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। तो ये 0.5 की एग्जाम्पल नोट कर लें, इसको पढ़ कर लेते हैं। 0.5 यार ऐसा हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे, अगला सफा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे यार माली मेरी तरफ से, माली मेरी तरफ से, माली गार्डनर, इंग्लिश वालों, माली मेरी तरफ से, और तुम्हारे घर में नौकर भी मेरी तरफ से, यार ड्राइवर भी मेरी तरफ से, ड्राइवर भी मेरी तरफ से। इज इट पॉसिबल? ये तनख्वाह से सारी ऊपर की चीजें हैं, तनख्वाह के अलावा दी जा रही हैं। क्लियर? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है?
माली, नौकर, गार्डनर, जो भी आप इसका नाम रखें। अच्छा थके हुए यार, कोई नहीं। अच्छा यार वैसे एक बात ये प्लीज आप ना करें, आप इंशाल्लाह फ्रेश और सेहतमंद हो जाएंगे। ये आजकल करीबी मस्जिद में 7 बजे नमाज हो रही है, ईशा की, फजर की तो नहीं, 7 बजे हो रही है। तो 7:15 पे अगर आप सोएं और 1:15 पे उठ जाएं, बहुत है 6 घंटे नींद। तो सुबह 1 बजे उठ के आप पढ़ना शुरू करें, 1 बजे से लेके 7 बजे तक अन्ना पढ़ सकते हैं आप। पढ़ पढ़ के 6 घंटे पागल हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी मैं करूंगा क्या। तो 6 घंटे और क्या लुट मचानी है आप लोगों ने सो सो के। तो 7 बजे 7:15 बजे अगर आप सो जाएं और 1:15 बजे उठ जाएं, तो पूरी दुनिया सो रही होगी, आप पढ़े होंगे, तो क्या लेवल होगा आपका। और खामोशी के अंदर और यकसुई के अंदर और जबरदस्त हो जाएगी, खीर होगी। वैसे करते हैं लोग ऐसे नहीं, क्या इसमें क्या इशू क्या है, क्या चीज ये 7:15 PM और 1:15 AM, यही समझ रहे हैं ना आप। गलत चीज है, इसको रूटीन पे लाएं। मैंने पता नहीं, मैंने सरासी से एक दिन बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे शायद वो 8 बजे सो जाते हैं तो फिर 2 बजे के करीब उठ जाते हैं, बस ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो जब फाइनल की क्लासें नहीं होती तो जब 8 बजे सो जाते हैं 2 बजे उठ जाते हैं, बस ठीक है। वो 3-4 घंटे आराम से लेक्चर की तैयारी करते हैं। तो ये मोहतरम कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को समझाने की बात है, बल्कि साथ वाले को, अपने आप को नहीं। अच्छा तो एक है एम्प्लॉयर, एक है एम्प्लॉई, एक अन्ना टाइम है पढ़ने का जिंदगी में। एक है एम्प्लॉयर, एक है ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें हाथों में पकड़ी हुई, इनको छोड़ दें बस। तो एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, एक माली है। आप बता दें जी कौन किसको। अच्छा 8:30 पे कितने लोगों की क्लास होती है? अच्छा 8:35 पे। अच्छा 8:30 पे कितना की होती है? ठीक है, यानी है 2-3 मिनट। अच्छा तो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, और तीसरा कौन है? माली। यार एम्प्लॉयर किसको तनख्वाह देगा? माली को। माली ये 25,000 रुपया मेरी तरफ से पकड़, एम्प्लॉयर माली को तनख्वाह देगा। माली क्या करेगा? एम्प्लॉय के घर जाके गार्डनिंग करेगा, एम्प्लॉय के घर जाके गार्डनिंग करेगा। लेकिन हो सकता है एम्प्लॉय को भी शर्म आ जाए, एम्प्लॉय कहे एम्प्लॉयर को यार तू माली भेज रहा है, मुझे बड़ी शर्म सी आती है, कुछ थोड़े बहुते पैसे ना मेरी तरफ से आप रख लें। इतने ज्यादा एहसानात आपके, मैं दबता चला जा रहा हूँ, मैं दबता चला जा रहा हूँ, मेरा साइज चेक करें रोजाना कम हो रहा है, मैं आपके एहसानात तले दबता चला जा रहा हूँ। तो सर बात तो अजीब सी है, दुनिया में आपने सुना नहीं होगा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पैसे देता है, तू रख ले रजिस्टर। दुनिया में आपने सुना नहीं होगा एम्प्लॉय को पैसे देता है, लेकिन सर ये 5,000 सर मेरी तरफ से, सर ये 5,000 मेरी तरफ से, सर प्लीज सर मना ना कीजिएगा सर, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि आप माली भी मेरे घर भेज रहे हैं, गाड़ी तो आपने हाई लेवल की दे दी हुई है मुझे, बस सर ये मेरी तरफ से। तो कभी कभी दुनिया के किसी मोड़ पे आप देखेंगे कौन किसको पैसे दे रहे हैं। आप बता दें एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में कितना ऐड होगा? 20,000। बताएं कितने वाली माली की सर्विस मिली इसे? 25,000। और कितने पैसे एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर को वैसे पैसे नहीं देते दुनिया में, लेकिन ऐसा हो भी सकता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पैसे देते। और जो मैंने पूरा आपके सामने जो है वो सिनेरियो एक रखा है कि एम्प्लॉय बहुत शर्मिंदा है कि यार ये इतना कुछ आप मेरे पर लुटा रहे हैं, मैं नहीं इतने एहसान बर्दाश्त कर सकता, तो 4-5 हज़ार खुदा के लिए मेरी तरफ से रख ले, मेरे तो दिल के अंदर एक इत्मीनान सा आ जाएगा कि मैंने भी कुछ ना कुछ इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो बता दें जी वो सर्विस जो 25,000 की है, एम्प्लॉय को कितने पैसे दे के पड़ रही है? ये एम्प्लॉय माली को पैसे नहीं दे रहा, एम्प्लॉय किसको पैसे दे रहा है? एम्प्लॉयर को पैसे दे रहा है। ठीक है जी, ओवर। कल इसी को दोबारा पढ़ेंगे, छोड़ें।